इसीलिए क्लाउड तुम्हारा बहुत आभारी है। सीमा मुस्कुराई। हाँ, एक आदमी को स्वाभाविक रूप से अपने परिवार को खिलाना चाहिए। तुम कैसी हो क्लाउड? राघव ने उसका सिर रगड़ा। क्लाउड जमीन पर घुटने टेककर उसके सहलाने का आनंद लेने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा है। मूल रूप से क्लाउड और भी तेजी से बढ़ता, लेकिन मैंने इसकी वृद्धि को नियंत्रित किया। आखिरकार इसकी जन्मजात कमी का मतलब है कि बढ़ने में थोड़ा और समय लेना फायदेमंद होगा। यह मुझे समस्याओं को देखने और उन्हें ठीक करने के लिए अधिक समय देगा। सीमा ने कहा। हाँ, गलतियों से सावधान रहना, बस चीजों को स्थिर रखना। राघव ने इस पर सहमति व्यक्त की। अभी इतना खतरा नहीं था, इसलिए चीजों को धक्का देने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लाउड ने कुछ चहकने की आवाजें निकाली। राघव ने कहा, कुछ मांस के बारे में और शिकार के बारे में। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वो सामान्य अर्थ समझ सकता था, लेकिन यह बहुत स्पष्ट नहीं था। सीमा हंसी। वो कह रहा है कि मैंने उसे शिकार पर बाहर लाने से इनकार कर दिया है। वह ताजा मांस खाना चाहता है। इसे और सरल शब्दों में कहे तो वो पेटू है। उसने क्लाउड की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुम्हें बताया था, तुम अपनी वर्तमान स्थिति में कच्चा मांस नहीं खा सकते। ये तुम्हें बहुत तेजी से बढ़ाएगा और तुम्हारी नींव अस्थिर कर देगा। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो एक प्राचीन प्रजाति थी। उनकी निगलने की क्षमता जन्मजात थी और उन्हें बढ़ने के लिए मांस और रक्त की ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। सिद्धार्थ शायद भविष्य में क्लाउड के साथ एक टीम बना सकता है। राघव ने मजाक किया। सिद्धार्थ भी लगभग वैसा ही था। वह चाहे कितना भी खा ले, उसका पेट नहीं भरता था। सिद्धार्थ ने कुछ दिन पहले उसे यह भी बताया था कि उसका राशन खत्म हो रहा है और उसे शिकार पर जाने की जरूरत है। सीमा, तुम बाहरी संप्रदाय को कुछ मिशन दे सकती हो ताकि वे छठे रैंक और उससे नीचे के कुछ मैजिकल बीस्ट के शव इकट्ठा करें। छठे रैंक के मैजिकल बीस्ट का मांस शायद इतना कमजोर हो कि क्लाउड अचानक नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये कम से कम कुछ भूख तो शांत कर सकता है, वरना पूरे दिन दवाइयों के गोले खाने से उसे उल्टी करने का मन करेगा। राघव ने कहा। यह सुनकर क्लाउड तुरंत जयकार करने लगा। सीमा अवाक थी, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए यह एक अच्छा विचार था। सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ज्यादा उच्च रैंक के मैजिकल बीस्ट्स थे। छठे रैंक और उससे नीचे के कुछ को ढूंढने का मतलब शायद बाहर जाकर दूर तक खोजना होगा। हालांकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य अक्सर मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाते थे, इसलिए उन्हें इससे परिचित होना चाहिए। अगर वे ये मिशन जारी करते हैं तो ये बहुत प्रभावी होना चाहिए। राघव, तुम सिर्फ पहली हेवन स्टेज पर कैसे हो? सीमा ने अचानक राघव को जिज्ञासा से देखा। राघव दंग रह गया। इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि शायद मर ही जाए। सीमा पहले ही तीसरी हेवन स्टेज तक पहुंच चुकी थी और इससे उसे असहाय और कड़वा महसूस हुआ। ये एक लंबी और निराशाजनक कहानी है। क्या बाकी लोग भी तुम्हारी तरह उसी साधना आधार पर हैं? राघव ने पूछा। इस बिंदु पर अधिकांश तीसरी हेवन स्टेज तक पहुंच चुके हैं। लगभग एक तिहाई अभी भी दूसरी हेवन स्टेज में है, लेकिन वे तेजी से तीसरी हेवन स्टेज तक पहुंच जाएंगे। सीमा ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी युआन स्पिरिट पत्थरों से ऊर्जा अवशोषित कर रहे थे। हालांकि उनकी प्रतिभा उस ऊर्जा को कितनी तेजी से अवशोषित करती थी, इस पर असर डाल सकती थी, लेकिन यह कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। इसलिए उनकी सभी गति लगभग समान थी। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में शेष शिष्य तीसरी हेवन स्टेज तक पहुंच जाएंगे। अचानक पूरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में घंटी की आवाज गूंज उठी। राघव चौंक गया। क्या हो रहा है? क्या कोई मुख्य शिष्य जीवन और मृत्यु की चुनौती जारी कर रहा है? लेकिन मेरे अलावा और किसके पास हिम्मत है? क्या यह मुकेश था? तुम बेवकूफ, वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए घंटी नहीं है। स्वर पूरी तरह से अलग है। यह इकट्ठा होने की घंटी है, इसलिए हमें जाना होगा। हम रास्ते में एकांत में मौजूद लोगों को बुला सकते हैं, सीमा ने कहा। उसने क्लाउड को अंदर रखा और राघव के साथ निकल गई। क्या हो रहा है? उन्होंने अचानक सबको क्यों बुलाया? क्या फिर से इन्फर्नल डेविल अबिस में कुछ हो रहा है? यह तो बहुत अच्छा होगा। मुझे बस कुछ पॉइंट्स की कमी है। मैं चिंतित था कि और कैसे प्राप्त करूं। सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य इकट्ठा थे।
वे तरह तरह के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें सुस्त कर दिया। ये बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का आंतरिक संप्रदाय के मैदान में बाढ़ की तरह आना था। लाखों की संख्या में उन्हें देखकर वे सभी हैरान थे। क्या हो रहा है? क्या बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी लड़ाई में भाग लेना होगा? क्या इस बार शैतानी जानवर इतने भयंकर हैं? सबकी अभिव्यक्ति बदल गई। इसके बाद एल्डर्स भी दिखाई दिए, और सिर्फ कुछ ही नहीं, वे सभी आए, जिनमें सभी विभाग प्रमुख, अल्केमी पवेलियन मास्टर, लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर, सेक्ट प्रोटेक्टिंग पवेलियन मास्टर आदि शामिल थे। शिवेंद्र को छोड़कर वे सभी एक ही समय में आए। इस क्षण सामने 3 और लोग पहुंचे। सबसे पहले एल्डर मास्टर थे, और उनके पीछे एक सख्त दिखने वाले गहरे चेहरे वाले एल्डर थे। वह टावर डिपार्टमेंट हेड थे, जिससे संप्रदाय के लगभग सभी सदस्य डरते थे। तीसरा व्यक्ति शिवेंद्र था। इस समय उसके सिर के पीछे प्रकाश का एक गोला तैर रहा था, जो एक टिमटिमाते तारे जैसा लग रहा था। प्रकाश के उस गोले को देखकर हॉल मास्टर्स के स्तर के सभी लोगों ने हैरान होकर आहें भरी। रवि और अल्केमी पवेलियन मास्टर की अभिव्यक्ति गुस्से और ईर्ष्या से भर गई। आज सभी को एक महत्वपूर्ण घटना के कारण इकट्ठा किया गया था। एल्डर शिवेंद्र ने लाइफ स्टार क्षेत्र में उन्नति की है, जिससे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। आज से शुरू होकर शिवेंद्र अब एल्डर हॉल के हॉल मास्टर नहीं है, बल्कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के उप एल्डर मास्टर है। एल्डर मास्टर ने कहा, बधाई हो उप एल्डर मास्टर शिवेंद्र। हॉल मास्टर से बधाइयां गूंज उठीं। एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में शिवेंद्र को सद्गुण और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, और उनके अधिकांश लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने तुरंत अपने पुराने सहयोगियों को धन्यवाद दिया, लेकिन अल्केमी पवेलियन मास्टर और रवि की अभिव्यक्ति बदसूरत थी, खासकर रवि की। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने पिता को खो दिया है। एल्डर मास्टर ने जारी रखा, आज से शुरू होकर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट 3 दिन का उत्सव मनाएगा। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को 1,000 पॉइंट्स मिलेंगे, और श्रमिकों को इनाम के तौर पर 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तुरंत जयकार फूट पड़ी। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए 10,000 पॉइंट्स ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए 1,000 पॉइंट्स 10 साल का काम था, और श्रमिकों के लिए यह इनाम बिल्कुल बहुत बड़ा था। यह एक ऐसी संख्या थी जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा दाओ सेक्ट की बढ़िया शराब मुफ्त में वितरित की जाएगी, और ड्यूटी पर मौजूद शिष्यों को 10 गुना वेतन मिलेगा। वापस जाओ और जश्न मनाओ। एल्डर मास्टर के शब्दों ने सभी शिष्यों को उत्साह से जयकार करने के लिए प्रेरित किया। वे अपने पॉइंट्स प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हुए अपने घरों को लौट गए। वरिष्ठ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में मुकेश और मनीषा खुश थे, जबकि रजनीश की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। यह अचानक पदोन्नति पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। राघव, तुम रुक जाओ। राघव को भीड़ का अनुसरण करते हुए देखकर एल्डर मास्टर ने अचानक उसे बुलाया। अब वहां कोई अन्य शिष्य मौजूद नहीं था। इन एल्डर्स के बीच राघव विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दिया। राघव, तुम्हारी स्थिति विशेष है, और तुम एल्डर हॉल के लोगों में से एक भी हो। अब जबकि शिवेंद्र उप एल्डर मास्टर बन गए हैं, एल्डर हॉल को एक नए प्रबंधक की आवश्यकता है। तुम इस चर्चा में भाग ले सकते हो, एल्डर मास्टर ने कहा। जाहिर है, राघव को पहले से ही एक एल्डर के स्तर के व्यक्ति के रूप में माना जा रहा था। अपनी शक्ति के साथ उसके पास वास्तव में योग्यता थी। अभी एल्डर हॉल मास्टर का पद खाली है, और हमें आवश्यकता है। एल्डर मास्टर ने शुरू किया। एल्डर मास्टर किसी व्यक्ति को चुनना जरूरी नहीं है। सबसे पहले शिष्य को कुछ ऐसा है जिस पर वह आश्वस्त नहीं है, रवि ने बाधित किया। रवि, तुम और अधिक असंवेदनशील होते जा रहे हो। क्या तुम शिष्टाचार भूल गए हो? इससे पहले कि एल्डर मास्टर बोल पाते, टावर डिपार्टमेंट हेड ने उस पर चिल्लाया। टावर डिपार्टमेंट हेड असाधारण रूप से प्रभावशाली थे। उनका चेहरा गहरा था, जबकि उनकी आंखें बिजली जैसी थी। वह भयावह थे, और उनके शब्दों ने राघव को भी कंपी महसूस कराई। रवि कांप गया।
वह एल्डर मास्टर से नहीं डरता था, लेकिन वह सख्त टावर डिपार्टमेंट हेड से डरता था। वह एक असाधारण रूप से सख्त व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने सबके सामने एल्डर मास्टर पर भी दहाड़ लगाई थी। रवि ने एल्डर मास्टर के शब्दों को बाधित करने की हिम्मत की क्योंकि उसे इसकी आदत थी। एल्डर मास्टर का गुस्सा बहुत अच्छा था और वह शायद ही कभी गुस्सा होते थे, लेकिन अगर टावर डिपार्टमेंट हेड गुस्सा हो गए तो कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। शिष्य अपनी गलती जानता है। रवि ने जल्दी से सिर झुकाया। टावर डिपार्टमेंट हेड, इतने गंभीर मत हो। यह बस एक मामूली मामला है। इतना गुस्सा होने और लोगों को मुश्किल में डालने का क्या फायदा है? एल्डर मास्टर मुस्कुराए। नियम नियम है और लोग सीमा से बाहर नहीं जा सकते। नियमों के बिना चीजें ट्रैक पर कैसे रखी जाएंगी? एल्डर मास्टर के रूप में तुम उन्हें छूट देते हो, जबकि वे टावर डिपार्टमेंट हेड ने तुरंत एल्डर मास्टर की आलोचना करना शुरू कर दिया। टावर डिपार्टमेंट हेड के सख्त रूप को देखकर राघव खुद को तिलोत्मा के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। वे दोनों ही अड़ियल, गंभीर लोग थे, लेकिन तिलोत्मा सुंदर थी और उसके द्वारा डांटे जाने से उसकी सुंदरता की सराहना की जा सकती थी। अगर उसके सुंदर चेहरे को टावर डिपार्टमेंट हेड से बदल दिया जाता तो वह मनोवैज्ञानिक विराम, साइकोटिक ब्रेक का शिकार हो जाता। क्या तुम्हारी कोई राय है? जैसे ही राघव अंदर ही अंदर हंस रहा था, टावर डिपार्टमेंट हेड की बर्फीली निगाह उस पर पड़ी। यह ऐसा था जैसे तेज धार वाले ब्लेड की एक जोड़ी उसकी ओर इशारा कर रही थी और उसे लगा जैसे उसके सभी विचार देख लिए गए हैं। खांसी, शिष्य हिम्मत नहीं करता, राघव ने कहा। हिम्मत नहीं? क्या कुछ ऐसा है जो तुम हिम्मत नहीं करते? और ये कहने से कि तुम हिम्मत नहीं करते, क्या इसका मतलब है कि तुम असहमत हो लेकिन कहोगे नहीं? टावर डिपार्टमेंट हेड ने मांग की। वह स्पष्ट रूप से राघव को भविष्य में असहनीय रूप से अभिमानी होने से बचने के लिए एक सबक सिखाने पर आमादा थे। खांसी, मुझे लगता है कि हमें मुख्य विषय पर वापस आना चाहिए। रवि, तुम अभी क्या कहना चाहते थे? यह देखकर एल्डर मास्टर ने जल्दी से विषय बदल दिया। वो वास्तव में उन दोनों को अच्छी तरह से समझते थे। एक पूरी तरह से अड़ियल था, जबकि दूसरा अविश्वसनीय रूप से साहसी था। एक बार जब वे लड़ना शुरू कर देते थे तो यह परेशानी भरा होता। यह सुनकर रवि ने तीव्र ईर्ष्या और रोष के साथ शिवेंद्र को देखा। शिष्य बस आश्वस्त नहीं है। हॉल मास्टर्स के बीच शिवेंद्र की वरिष्ठता केवल मध्यम है। लाइफ स्टार बीट सबसे अधिक अनुभव वाले को क्यों नहीं मिला? पवेलियन मास्टर को। और जब योगदान की बात आती है तो मैंने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लिए इतने सालों तक काम किया है। मैंने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लिए कितनी चीजें की हैं। मैं न केवल अपने सीधे कर्तव्यों को संभालता हूं, बल्कि मैंने ऐसे शिष्यों को भी पाला है जो लगातार अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का योगदान एल्डर हॉल से अधिक रहा है। जब आपने हमें बताया कि आप बिलाल को उनके जुए में हराने के बाद जल्दी से लाइफ स्टार बीट का उपयोग करेंगे, तो हम सभी ने सोचा कि आप इसे योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को देंगे। हम सभी प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने चुपके से लाइफ स्टार बीट शिवेंद्र को दे दिया। क्या आप अन्य शिष्यों के दिलों के बारे में चिंतित नहीं हैं? मैं टावर डिपार्टमेंट हेड से सही और गलत का न्याय करने के लिए कहूंगा। रवि चिल्लाया। शिष्य सहमत है। कृपया हमें एक स्पष्टीकरण दे। अल्केमी पवेलियन मास्टर ने भी बात की, रवि के समान युद्ध रेखा पर खड़े होकर। सभी एक पल के लिए खामोश हो गए। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर और अल्केमी पवेलियन मास्टर एल्डर मास्टर के कार्यों से अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। राघव की आंखें इधर उधर गई। उसने एल्डर मास्टर को देखा और फिर गुस्से में रवि और अल्केमी पवेलियन मास्टर को। वो मूल रूप से जानता था कि क्या हो रहा है। एल्डर मास्टर, आप क्या कहते हैं? टावर डिपार्टमेंट हेड को इस मामले के बारे में नहीं पता था। यह मामला मेरे द्वारा नहीं, बल्कि राघव द्वारा किया गया था। एल्डर मास्टर ने कंधा उचका दिया। क्या? हर कोई चौंक गया। इतना बड़ा मामला राघव ने किया था। राघव यहां निर्णय लेने वाला कैसे था? इस बार हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट दाओ सेक्ट की प्रेरणा को दबाने के लिए आया था, और यह राघव ही था जिसने ज्वार को उलट दिया, जिससे पिछले वर्षों में हमने खोई हुई सभी चिप्स वापस जीत ली। इसके अलावा
उसने मुझे लड़ाई के दौरान दाव बढ़ाने के लिए कहा, जो एकमात्र कारण है कि बिलाल को अपना लाइफ स्टार बीट बाहर लाने के लिए चारा बनाना संभव था। अगर राघव नहीं होता तो लाइफ स्टार बीट जीतने या अपनी चिप्स वापस पाने को तो छोड़ दे, हम और भी संसाधन खो देते और यहां तक कि अपमानित भी होते। इसलिए मैंने लाइफ स्टार बीट को राघव को एक इनाम के रूप में दिया। टावर डिपार्टमेंट हेड, आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है ना? एल्डर मास्टर ने कहा। निश्चित रूप से पुरस्कार और सजा स्पष्ट होनी चाहिए। राघव ने एक्सपेंशन दाव सेक्ट के लिए एक सम्मान जीता, इसलिए निश्चित रूप से उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए, टावर डिपार्टमेंट हेड ने कहा। राघव, जब मैंने तुम्हें यह दिया तो तुमने क्या कहा? एल्डर मास्टर ने पूछा। इतने सरल नाटक के लिए अगर राघव नहीं समझ सकता था तो वो वास्तव में एक बेवकूफ होगा। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मैंने कहा कि यह लाइफ स्टार बीट बहुत कीमती था और इसे मुझ पर इस्तेमाल करना बर्बादी होगी। इसलिए मैंने संरक्षकता के लिए धन्यवाद के रूप में इस इनाम को एल्डर हॉल मास्टर को देने के लिए कहा। क्या तुमने सुना? यह लाइफ स्टार बीट कुछ ऐसा था जिसे मैंने राघव को पुरस्कृत किया और वह इसे किसे देता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या तुम समझते हो? एल्डर मास्टर ने रवि और अल्केमी पवेलियन मास्टर को देखा। वे दोनों तुरंत बैंगनी हो गए। जो राघव का था वो उसे जिसे चाहे दे सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं देगा। अब सभी एल्डर्स उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। उन्हें अपने सिर को अपने पैरों के नीचे गाड़ने की इच्छा हुई, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक था। वे वास्तव में एल्डर मास्टर पर सवाल उठाने और धार्मिक आक्रोश की ऐसी अभिव्यक्ति करने के लिए चले गए थे। अब उन्हें एक बार फिर थप्पड़ मारा गया था, बहुत जोर से, और वह भी अपने ही हाथों से। उनकी शर्मिंदगी अधिकतम हो गई थी। उसी समय राघव के लिए उनकी नफरत भी चरम पर पहुंच गई। हर कोई इस अजीब माहौल में अपने रास्ते चला गया। राघव जानता था कि यह सब एल्डर मास्टर द्वारा व्यवस्थित किया गया था। बस इतना ही था कि वह नहीं जानता था कि एल्डर मास्टर इससे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। राघव के क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौटने के 3 दिन बाद एक्सपेंशन दाव सेक्ट में अचानक एक विस्फोट हुआ और अनगिनत अलार्म बजने लगे। एक्सपेंशन दाव सेक्ट का भव्य रक्षा घेरा फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और पूरे संप्रदाय को अपने घेरे में ले लिया। अनगिनत शिष्य घबराकर इधर-उधर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। शांत रहें, सभी शांत रहें। अल्केमी पवेलियन में कुछ हुआ है, कोई भी गलती से हरकत न करे। हॉल मास्टर्स की आवाजें भीड़ के ऊपर गूंज उठीं। अल्केमी पवेलियन एक विशाल पर्वत पर स्थित था जो सैकड़ों मील चौड़ा था। वहां की भव्य इमारतें अब गायब थी। उनकी जगह एक बड़ा गड्ढा बन गया था। अन्य शिष्यों को न हिलने का आदेश दिया गया था, लेकिन राघव उनमें से नहीं था। वह बेहतर तरीके से देखने के लिए दौड़ पड़ा। नष्ट हुए अल्केमी पवेलियन को देखकर उसकी आंखें ठंडी पड़ गई। एल्डर मास्टर, टावर डिपार्टमेंट हेड और शिवेंद्र भी मौके पर पहुंचे। सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। एल्डर मास्टर का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा अब भयानक रूप से गंभीर, यानी अंधेरा था। गुरमीत, मुझे बताओ क्या हुआ? एल्डर मास्टर ने अल्केमी पवेलियन मास्टर को ठंडी नजरों से घूरते हुए पूछा। उनमें से तो हत्या का इरादा भी रिसने लगा था। अल्केमी पवेलियन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की नींव था। इसके अंदर सैकड़ों अल्केमिस्ट्स और 1000 से अधिक शिष्य थे। इस भयावह विस्फोट ने कम से कम आधे अल्केमिस्ट्स को मार डाला था और बाकी के ज्यादातर बुरी तरह घायल थे। हीलिंग हॉल इस समय उन्हें बचाने में लगा हुआ था। अल्केमी पवेलियन मास्टर ने घबराते हुए कहा, यह शिष्य की लापरवाही थी। 2 शिष्य अर्थ फ्लेम सीड्स निकालने गए थे और पता नहीं क्या हुआ, पर वे दोनों अर्थ फ्लेम सीड्स अचानक बेकाबू हो गए। उनमें विस्फोट हुआ और उसकी वजह से दूसरे अर्थ फ्लेम सीड्स भी एक एक करके फट गए। राघव कोर्ट क्षेत्र की ओर दौड़ा था और वहां अभी भी अर्थ फ्लेम्स की जोरदार आभा मौजूद थी। उसने मन ही मन शाप दिया। उन्हें उसे देने के बजाय वे इस तरह बर्बाद हो गए थे। राघव ने टूटी हुई बोतल का एक टुकड़ा उठाया। यह स्पष्ट रूप से अर्थ फ्लेम सीड को रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज थी। राघव ने उसे सूंघा।
अल्केमी पवेलियन मास्टर राघव के इस काम को देखकर गुस्से से भर गया था, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी था। तुम सच में शातिर हो। तुमने बोतल पर एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हर्ट पाउडर लगाया था। इसने बोतल को गला दिया और बर्फ की ऊर्जा की एक परत फैला दी, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। जब कोई अल्केमिस्ट इसे छूता है तो बर्फ की ऊर्जा उनके पिल फ्लेम को भड़काती है, जिससे बोतल टूट जाती है। इसके बाद बोतल पर मौजूद बर्फ की ऊर्जा अंदर के अर्थ फ्लेम सीड पर हमला करेगी और वे फट जाएंगे। मुझे बताओ पवेलियन मास्टर, जिन शिष्यों को तुमने अर्थ फ्लेम सीड्स निकालने के लिए भेजा था, क्या वे तुम्हारे सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे? राघव ने आह भरी। अल्केमी पवेलियन मास्टर ने भड़क कर कहा, राघव, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ या मनगढ़ंत बातें मत करो। यह महज एक दुर्घटना थी। राघव ने सहानुभूति से उसे देखा। एल्डर मास्टर की बातें बिल्कुल सच थी। कल्टीवेशन की दुनिया के लोग दिमाग का इस्तेमाल कम और शक्ति की परवाह ज्यादा करते थे। राघव ने वो टुकड़ा उठाया। तभी फोर्जिंग पवेलियन मास्टर, एक हृष्ट-पुष्ट बुजुर्ग, ने पुष्टि की, जरूरत नहीं है। इस पर सचमुच एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हर्ट पाउडर है। ये साफ दिखता है जब यह आग के संपर्क में आता है, खासकर शक्तिशाली आग के, तो ये आइस क्यूआई को लॉक कर देता है। मैं अपने सिर पर दाव लगाने को तैयार हूं कि इस बोतल के टुकड़े पर एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हर्ट पाउडर लगाया गया है। ये सुनकर सभी के चेहरे बदल गए। गुरमीत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? एल्डर मास्टर ने ठंडे लहजे में पूछा। अल्केमी पवेलियन मास्टर चिल्लाया, एल्डर मास्टर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई मुझे फंसा रहा है। उसने अचानक पलटी मारी। और हाँ, हालांकि मैं एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का पवेलियन मास्टर हूं, मैं पिल वैली का भी एक सम्मानित मेहमान हूं। तुम्हारे पास मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं इस मामले की रिपोर्ट पिल वैली को करूंगा और वे स्वाभाविक रूप से मेरी बेगुनाही की गवाही देंगे। पिल वैली? राघव को अचानक एक परछाई याद आई जिसे उसने गायब होने से ठीक पहले एक पल के लिए देखा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि यह मामला काफी पेचीदा था। एल्डर मास्टर ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष विकृत हो गया। हवा में रीइंकार्नेशन मिरर दिखाई दिया, जिसे देखते ही अल्केमी पवेलियन मास्टर का चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। रीइंकार्नेशन मिरर ने समय को उल्टा कर सब कुछ दिखा दिया। दृश्य आगे पीछे चमके और अंत में एक काले कपड़े पहने आदमी को अर्थ फ्लेम सीड्स की बोतलों पर तरल लगाते हुए देखा गया। दृश्य और पीछे गया और उन्होंने अल्केमी पवेलियन मास्टर को एक पतले बुजुर्ग से बात करते देखा, जिसकी केवल पीठ दिखाई दे रही थी। एल्डर मास्टर ने रीइंकार्नेशन मिरर को वापस लिया। गुरमीत, क्या तुम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की दिव्य वस्तुओं की क्षमता को भूल गए? बोलो, तुमने मेरे अल्केमी पवेलियन को क्यों नष्ट किया? अल्केमी पवेलियन मास्टर ने पलटकर एल्डर मास्टर पर ठंडी मुस्कान बिखेरी। एल्डर मास्टर ने बस एक हथेली मारी। आकाश और पृथ्वी हिल गए और अल्केमी पवेलियन मास्टर टुकड़ों में फट गया। उसकी आत्मा भी बच नहीं पाई। एक ही हथेली से अल्केमी पवेलियन मास्टर को मारने के बाद एल्डर मास्टर ने कुछ देर मलबे को देखा और फिर भयानक रूप से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बिना एक शब्द कहे चले गए। वह जाहिर तौर पर बहुत गुस्से में थे। शिवेंद्र पीछे रुक गए, लोगों को सफाई के लिए लगाते हुए। उन्हें निराशा हुई कि भंडार गृह में होनी चाहिए थी। वे सारी मेडिसिनल पिल्स गायब थी। अल्केमी पवेलियन मास्टर की स्पेशल रिंग भी गायब थी। उनकी सैकड़ों वर्षों की बचत इस तरह से गायब हो गई थी। सभी को अब पता चला कि अल्केमी पवेलियन मास्टर ने कितनी शातिरता से सभी मेडिसिनल पिल्स को नष्ट कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ कि एल्डर मास्टर इतने क्रोधित क्यों थे। मेडिसिनल पिल्स किसी भी संप्रदाय की नींव होती थी। अल्केमी पवेलियन के नष्ट होने और स्टॉक गायब होने से दाओ सेक्ट जैसी बड़ी संस्था के लिए 10,000 पिल हॉल में रखी कुछ दवाएं केवल 1 या 2 महीने ही चल पाएंगी। रवि उदास भाव से चले गए। अल्केमी पवेलियन मास्टर के मारे जाने से उन्हें थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन अब शिवेंद्र उप एल्डर मास्टर थे और वो अकेले पड़ गए थे। अल्केमी पवेलियन मास्टर ने बेवजह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की नींव को नष्ट कर दिया था। राघव अभी भी इस मामले को अजीब मानकर विचारों में खोया हुआ था। ठीक नहीं, उपसंप्रदाय मास्टर, हमारे मेडिसिनल फील्ड्स
वे भी नष्ट हो गए हैं। हजारों मील के खेत बंजर हो गए हैं। सभी गुस्से से मेडिसिनल फील्ड्स की ओर उड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि खेत साफ कर दिए गए हैं, जमीन झुलस गई थी और सभी कीमती दवाएं राख में बदल गई थी। उस कमीने गुरमीत एल्डर मास्टर ने उसे मारकर बहुत आसानी से छोड़ दिया। सभी गुस्से से भरे हुए थे। शिवेंद्र बहुत चिंतित थे। अल्केमी पवेलियन नष्ट हो गया था और उनकी मेडिसिनल पिल्स भी। अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को बाहर से बड़ी मात्रा में गोलियां खरीदनी होंगी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अमीर नहीं था और अल्केमी पवेलियन मास्टर का यह झटका संप्रदाय के लिए घातक वार साबित हो सकता था। अल्केमी पवेलियन मास्टर के मारे जाने के 3 दिन बाद पिल वैली के कपड़े पहने लोगों का एक समूह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पहुंचा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट, तुमने मेरी पिल वैली के सम्मानित अतिथि एल्डर को क्यों मार डाला? अगर तुम मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते तो पिल वैली के प्रतिबंधों का इंतजार करो। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के पहाड़ के गेट के सामने दर्जनों लाल लबादे वाले एल्डर्स खड़े थे। उन सभी के सीने पर एक पिल फर्नेस का डिजाइन कढ़ा हुआ था। ये लोग पिल वैली से आए थे। अल्केमी पवेलियन मास्टर उन्हीं के सदस्यों में से एक था। उसे पिल वैली के बाहरी एल्डर्स में से एक, उनका बाहरी कार्यकर्ता माना जा सकता था। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर सभी अल्केमिस्ट्स, रसायनज्ञों में से 99% किसी न किसी तरह पिल वैली से जुड़े हुए थे। अगर वे पिल वैली के सीधे शिष्य नहीं थे तब भी वे पिल वैली के नाम के तहत काम करते थे। एक कारण यह था कि यह दर्जा ज्यादा भव्य था, जबकि दूसरा कारण यह था कि यह दर्जा उन्हें मुसीबत के समय पिल वैली की सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता था। अल्केमी पवेलियन मास्टर ने जो कुछ भी किया वो केवल पिल वैली के सदस्य होने की वजह से ही करने की हिम्मत कर पाया था। नियम के अनुसार अगर उसने वास्तव में इतना गंभीर अपराध किया था तो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को पहले पिल वैली को सूचित करना चाहिए था। अपने दर्जे के कारण उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा जा सकता था क्योंकि वे उसे मारना चाहते थे, और इसलिए पिल वैली के लोग स्पष्टीकरण लेने आए थे। यह देखकर राघव सोच में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि यह मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। दफा हो जाओ। पिल वैली के इन दबंग एक्सपर्ट्स के सामने एल्डर मास्टर का जवाब सिर्फ एक ही शब्द था। यह स्पष्ट और तेज था, जो उसके रवैये को साफ व्यक्त कर रहा था। पिल वैली के वे एक्सपर्ट्स सभी भड़क उठे। वे पिल वैली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें दफा हो जाने के लिए कहा गया था। उनका नेता चिल्लाया, कितनी ढिठाई! क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अचानक संप्रदाय के केंद्र में स्थित एक्सुएंशन टावर तेज रोशनी से जगमगा उठा और एक भयानक दबाव नीचे आया। मैं तुम्हें 3 तक गिनने का समय देता हूं। दफा हो जाओ या मर जाओ, खुद चुनो। एल्डर मास्टर की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। ठीक है, तो फिर इंतजार करो और देखो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अंत तक इतना अड़ियल बना रह सकता है। मेरे पिल वैली के सामने घुटनों के बल रेंगते हुए मत आना। एक अंतिम दहाड़ के साथ पिल वैली के एक्सपर्ट्स चले गए। सभी एल्डर्स चिंतित थे। आमतौर पर सभ्य और धैर्यवान एल्डर मास्टर वास्तव में इतने रूखे हो गए थे। उन्होंने पिल वैली को भी पूरी तरह नाराज कर दिया था। अपने अल्केमी पवेलियन और मेडिसिनल फील्ड्स, औषधीय क्षेत्र के नष्ट हो जाने के साथ एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जल्द ही निराशा के बिंदु पर पहुंच जाएगा। राघव, मेरे कमरे में आओ। जैसे ही राघव पिल वैली के एक्सपर्ट्स को जाते हुए देख रहा था, एल्डर मास्टर की आवाज उसके सिर में गूंज उठी। जब वह पहुंचा तो वह देखकर हैरान था कि एल्डर मास्टर का हाव भाव बहुत शांत था। वो इत्मीनान से चाय बना रहे थे। क्या मेरा हाव भाव उससे अलग है जिसकी तुमने कल्पना की थी? एल्डर मास्टर मुस्कुराए। खांसी, शायद थोड़ा सा। राघव चाय की मेज के बगल में बैठ गया। उसने देखा कि चाय अभी अभी बनी थी और वो थोड़ी चाय डालने ही वाला था, लेकिन एल्डर मास्टर ने उससे पहले ही राघव के कप में चाय डाल दी। इस समय एल्डर मास्टर में एक संप्रदाय नेता की थोपी गई गरिमा जरा भी नहीं थी। इसके बजाय वह एक साधारण एल्डर की तरह लग रहे थे। क्या तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं? एल्डर मास्टर ने चाय का प्याला राघव के सामने खिसका दिया। राघव ने तेजी से दोनों हाथों से उसे लिया।
उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि जैसे ही मैं पूछूंगा आप एक बार फिर कहेंगे कि ये वो नहीं है जो मुझे जानना चाहिए। तब मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी और मैं खुद को एक मूर्ख बच्चा जैसा महसूस करूंगा। तुम मुश्किल से 20 साल की उम्र पार कर चुके एक बच्चे हो। हमारी तुलना में तुम स्वाभाविक रूप से एक बच्चे ही हो। तुम अभी भी चलना सीखने और अनुभव जमा करने की प्रक्रिया में हो। तुम जितना अधिक गिरोगे उतना ही अधिक सीखोगे। कुछ बातें तुम्हें कर्मिक प्रतिबंधों के कारण नहीं बताई जा सकती, और कुछ बातें अगर तुम जान भी लो तो तुम्हारे लिए जरा भी फायदेमंद नहीं होंगी। इसके बजाय वे तुम्हारे दांव हृदय को हिला सकती है। लेकिन जब तक कुछ निश्चित बातें सही दायरे में हैं, तुम उन्हें फिर भी जान सकते हो। एल्डर मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर शिष्य औपचारिकता में नहीं पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं, वो आकृति क्या थी जो उस दिन दृश्य में सिर्फ एक पल के लिए दिखाई दी थी? क्या वो पिल वैली से कोई था? एल्डर मास्टर हंसे। बच्चे, तुम्हारी आंखें तेज हैं। मैंने इसे इतनी जल्दी हटा लिया, फिर भी तुमने ध्यान दिया। हाँ, वो व्यक्ति वास्तव में पिल वैली से है। वास्तव में वो उन लोगों में से एक है जो आज यहां आए थे। तो क्या इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी हुआ उससे पूरी तरह वाकिफ हैं? सही। टावर डिपार्टमेंट हेड के अलावा कोई और ये नहीं जानता है। लेकिन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में हर कार्रवाई, हर हरकत रीइंकार्नेशन मिरर की निगरानी में है। सिर्फ तुम एक अपवाद हो। यह सुनकर कि हर कोई रीइंकार्नेशन मिरर की निगरानी में था, वो चौंक गया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके रहस्य खुल गए थे? सच्चाई में मैं तुम्हारे रहस्यों के बारे में काफी उत्सुक हूं। मुझे यह जानने में दिलचस्पी होगी कि तुम्हारे पास कौन से ट्रम्प कार्ड्स, अंतिम अस्त्र है। लेकिन रीइंकार्नेशन मिरर तुम्हारे कारण एक बार घायल हो चुका है और वो अब तुम्हारी निगरानी करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे कर्म से संक्रमित होने का डर है। एल्डर मास्टर ने लाचारी से सिर हिलाया। ईस्टर्न वेस्टलैंड की ब्रांच सेट के ट्रायल में राघव को अचानक करप्ट पाथ के एक एक्सपर्ट की आत्मा का सामना करना पड़ा था। इसने ट्रायल के भीतर फ्यूचर लेक को सक्रिय करने में उसकी मदद की थी, जिसने उसे अपने ओरिजिन्स को देखने की अनुमति दी थी। लेकिन सब कुछ गायब होने से पहले केवल कुछ दृश्य ही दिखाई दिए थे। उस आत्मा को छलने के लिए उसने फिर उससे 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की उत्पत्ति का अनुमान लगाने में मदद करने के लिए कहा था। फ्यूचर लेक रीइंकार्नेशन मिरर का एक प्रोजेक्शन था। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की उत्पत्ति का अनुमान लगाने से रीइंकार्नेशन मिरर को लगभग स्थायी रूप से नुकसान पहुंच गया था। इसलिए जैसे ही वह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में आया था, रीइंकार्नेशन मिरर ने उसे नोटिस कर लिया था। यही वजह थी कि एल्डर मास्टर और पेट्रियार्क ने तुरंत उस पर ध्यान दिया था। मैं अल्केमी पवेलियन के साथ क्या हुआ इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं। वास्तव में मैंने जानबूझकर इसकी अनुमति दी। गुरमीत वास्तव में पिल वैली द्वारा मेरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के अंदर हमें नजर रखने के लिए रखा गया एक प्यादा था। तुम्हें यह अजीब नहीं लगना चाहिए। पिल वैली तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। हालांकि पिल वैली का दावा है कि वह कल्टीवेशन वर्ल्ड के संघर्षों में भाग नहीं लेता है और तटस्थ है, लेकिन यह वास्तव में गुप्त रूप से अनगिनत संप्रदायों को नियंत्रित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बड़े संप्रदाय इस पर निर्भर है। हालांकि दाओ सेक्ट ने गुरमीत के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। भले ही यह मामला पिल वैली के निर्णय का भी परिणाम था, लेकिन मूल विचार निश्चित रूप से उनकी तरफ से नहीं आया था। शिष्य को समझ नहीं आया। पिल वैली में एक बाहरी घाटी और आंतरिक घाटी है। आंतरिक घाटी शायद ही कभी सांसारिक मामलों में शामिल होती है। इसके बजाय वे साधना और पिल दांव पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन बाहरी घाटी पिल वैली के नियमित संचालन और व्यवसायों के प्रभारी है। यह पिल टावर्स के प्रभारी है जो बाकी दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। सेंट्रल प्लेन्स में 480 पिल टावर्स हैं। वे सभी विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय गोलियों की आपूर्ति के प्रभारी हैं। जो लोगों का समूह अभी आया था, वे उस क्षेत्र में पिल टावर के प्रभारी हैं जिसमें हम हैं। और हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है। अब समझे? एल्डर मास्टर ने समझाया। अब राघव समझ गया। यह मामला पिल टावर द्वारा जानबूझकर किया गया था क्योंकि उनके हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के साथ अच्छे संबंध थे। अल्केमी पवेलियन मास्टर पिल वैली का एक सच्चा सदस्य बनना चाहता था।
जो अल्केमिस्ट्स के लिए एक पवित्र भूमि थी। जब तक पिल टावर कुछ शर्तें रखता और कुछ वादे करता, ये गारंटी देता कि एल्डर मास्टर उसके साथ कुछ नहीं करेगा, अल्केमी पवेलियन मास्टर उनके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। यही वह कारण था जिसके कारण अल्केमी पवेलियन में विस्फोट हुआ। लेकिन अल्केमी पवेलियन मास्टर ने नहीं सोचा था कि उसका सुरक्षा ताबीज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। एल्डर मास्टर ने उसे मौका भी नहीं दिया था। क्या पिल टावर वास्तव में इतना ढीठ है? क्या एक्सपेंशन दाओ सेक्ट 3 महान हेवनली सेक्ट्स में से एक नहीं है? वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं? राघव ने पूछा। हाँ, हम 3 महान हेवनली सेक्ट्स का हिस्सा है, लेकिन 3 महान हेवनली सेक्ट्स बहुत पहले ही गिर चुके हैं। वो कहावत सिर्फ हमारी पूर्व महिमा का एक संकेत है। अब अन्य अधिक शक्तिशाली संप्रदाय है और 3 महान संप्रदाय केवल मध्य स्तर की शक्तियों से थोड़े ऊपर है। हम बहुत पहले ही शीर्ष संप्रदायों की रैंक से गिर गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिल टावर के लोग जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, पिल वैली उनकी रक्षा करेगा। पिल वैली की शक्ति इतनी महान है कि जब तक वे तुम्हें काला घोषित नहीं करते, तुम फिर कभी सफेद नहीं होंगे। इसके अलावा गुरमीत की कार्रवाई हमें पिल वैली पर निर्भर बना देगी, इसलिए वे किसी को दंडित नहीं करेंगे। इसके बजाय वे गुप्त रूप से पिल टावर को इसके लिए इनाम देंगे। एल्डर मास्टर ने उदासीनता से कहा। तो क्या हम वर्तमान में एक गंभीर संकट में नहीं हैं? हम बहुत पहले ही लगातार संकट की स्थिति में प्रवेश कर चुके थे। जिन खतरों को तुम देख सकते हो, वे डरावने नहीं हैं। सबसे बुरा खतरा वह है जब मेढक को धीरे धीरे गर्म होते पानी के बर्तन में उबाला जाता है। जब तक तुम्हें पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब खतरा क्रिस्टल क्लियर है। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। जहां तक पिल टावर के उन लोगों की बात है, वे हमें नीचे गिरा हुआ देखकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम पूरी तरह से पिल वैली के बैनर के नीचे आ जाएं। इसकी बजाय उन्हें सीधे दफा कर देने से दाओ सेक्ट का आंतरिक भाग बहुत साफ हो जाएगा और ये फायदेमंद भी है, एल्डर मास्टर ने कहा। लेकिन हमारी औषधीय गोलियां और मेडिसिनल फील्ड्स। मूर्ख बच्चे, जब मैं गुरमीत को यह करने की अनुमति दे सकता था, तो मैंने अपनी तैयारी कैसे नहीं की होगी? 400 साल पहले मैंने गुप्त रूप से एक और अल्केमी रीजन बनाया और काफी अल्केमिस्ट्स को भर्ती किया। हालांकि ये अल्केमी पवेलियन जितना ज्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास कुछ वर्षों तक चलने के लिए औषधीय गोलियों का पर्याप्त भंडार है। एल्डर मास्टर अनजाने में हंस पड़े। राघव भी अजीब तरह से हंसा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी दबाव वाली थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत क्रूर हूं? एल्डर मास्टर ने पूछा। शायद यह वास्तव में ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। मैं शासक बनने के लिए उपयुक्त नहीं हूं। राघव भावनात्मक रूप से आह भरे बिना नहीं रह सका। इस मामले ने इतने सारे लोगों को मार डाला था। एल्डर मास्टर को स्पष्ट रूप से पता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा होने दिया था। हालांकि एक शासक के लिए ऐसा करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन राघव को अभी भी ये असहज लगा। वो निश्चित रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों को मरते हुए नहीं देखेगा, एक को भी नहीं। इस दुनिया में कोई पूर्ण सही और गलत नहीं है। केवल एक ही चीज मायने रखती है, वह है अंतिम परिणाम। अगर कोई ऐसा दिन आता है जब तुम्हें बहुमत को बचाने के लिए अपने ड्रैगन ब्लड लीजन के एक हिस्से का बलिदान करना पड़े, तो तुम क्या करोगे? एल्डर मास्टर ने राघव की ओर देखा। मैं ऐसी बात होने ही नहीं दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा होता? तुम क्या चुनोगे? अगर तुम संकोच करते हो, तो ये केवल और लोगों को मरने का कारण बनेगा। अगर ऐसी बात वास्तव में हुई, तो मैं एक हिस्से का बलिदान नहीं करूंगा। मैं सभी को उनके साथ मरने के लिए ले जाऊंगा। काल्पनिक सवाल सब बेमतलब की चीजें हैं। राघव मुस्कुराया, पूरी तरह से शांत था। एल्डर मास्टर चौंक गए। उन्होंने इस जवाब के बारे में नहीं सोचा था। एक लंबे पल के बाद उन्होंने आह भरी। राघव का चीजों को संभालने का तरीका बहुत दबंग था, लेकिन एक नरम दृष्टिकोण की तुलना में कठोर चीजें जल्दी टूटती हैं। राघव के चरित्र में लोच की कमी थी। ठीक है, तो चलो उचित बातों के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें एक बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा हूं, एल्डर मास्टर ने कहा। राघव के एल्डर मास्टर के कमरे से जाने के ठीक अगले दिन
संप्रदाय के सभी आंतरिक शिष्य, जिनमें पुरानी पीढ़ी के शिष्य भी शामिल थे, एक बार फिर इकट्ठा हुए। घोषणा यह थी कि सभी आंतरिक शिष्यों को एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के रक्षा क्षेत्र की ओर भेजा जाएगा, जो पूर्वी समुद्र तट से सटा हुआ है। नए शिष्य अभी भी असमंजस में थे, लेकिन पुराने शिष्य तो खुशी से झूम उठे। पूर्वी समुद्र का मतलब था मार्शल हेवन सीरिंग का वो हिस्सा जो मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के पूर्वी कोने से जुड़ा था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट वहां करीब 4 मिलियन मील के क्षेत्र की सुरक्षा करता था। प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों के अलावा जहां कहीं भी समुद्र और महाद्वीप मिलते थे, उन सभी जगहों को बड़े बड़े संप्रदायों ने सुरक्षित कर रखा था। उन्होंने समुद्री राक्षसों के हमलों से निपटने के लिए किलेबंदी कर रखी थी। जिस भी संप्रदाय का नाम था, वो एक इलाके का जिम्मेदार होता था। संप्रदाय जितना ताकतवर, उतना बड़ा इलाका उसकी जिम्मेदारी, और इलाका जितना बड़ा, उतनी ही ज्यादा जनशक्ति उसे सुरक्षा में लगानी पड़ती थी। मगर इसके लाभ भी कम नहीं थे। उनके रक्षा क्षेत्रों के किनारों से शुरू होकर ईस्टर्न वेस्टलैंड तक एक सीधी रेखा खींच दी जाती थी, और उस रेखा के भीतर समुद्र में मिलने वाले सारे संसाधन पूरी तरह से रक्षक संप्रदाय के हो जाते थे। मार्शल हेवन सीरिंग में सिर्फ असंख्य समुद्री राक्षस ही नहीं थे, बल्कि ये बेशुमार खनिज संपदा से भी भरा था। समुद्र में कई दुर्लभ धातुएं मौजूद थी, लेकिन समुद्री राक्षसों के आतंक के चलते उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। पर्याप्त शक्ति के बिना कोई भी संप्रदाय खनन का प्रयास करता तो पैसा कमाने के बजाय बड़ा नुकसान उठाता। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का जो क्षेत्र था, वहां 3 दुर्लभ धातुओं के भंडार थे। साथ ही एक कृत्रिम प्रजनन क्षेत्र भी था जहां कुछ बहुमूल्य समुद्री राक्षसों को पाला जाता था। यह क्षेत्र एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की आय का एक मुख्य स्रोत था। हर साल संप्रदाय इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में धन कमाता था। यहां शिष्यों के लिए भी खूब फायदा कमाने की गुंजाइश थी। पिछली पीढ़ी के शिष्यों ने न केवल अपने काम के लिए भारी संख्या में अंक जुटाए थे, बल्कि छुट्टी के समय वे समुद्र में शिकार पर भी जा सकते थे। उन्हें जो भी खजाना मिलता, वो उनका अपना होता। ये अमीर बनने का सबसे सुनहरा मौका था। सीधे शब्दों में कहें तो इन्फर्नल डेविल अबिस को छोड़कर अंक कमाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी, और वहां खतरा भी कम था। आप लोग पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक समुद्र की लहरें उठने लगी है, और पूरी आशंका है कि जल्द ही समुद्र से राक्षसों का एक बड़ा झुंड बाहर आएगा। आपका मिशन है कि राक्षसों का ये सैलाब आने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा समुद्री राक्षसों को मारें। ये एक शानदार मौका है। हालांकि इसके लिए कोई औपचारिक अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जिन समुद्री राक्षसों को आप मारेंगे, उनके शव और उनके अंदर के कोर आपके होंगे। बस एक बात साफ है, मैं पैसे के लिए लोगों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। इस बार अभियान का नेतृत्व राघव और रजनीश करेंगे। दोनों के नेतृत्व करने का तरीका अलग है, पर लड़ने की शक्ति लगभग एक जैसी है। इसलिए आप सब खुद ही तय कर लें कि किसका साथ देना है। एक बार चुन लिया तो पलटी नहीं मार सकते, और उनके आदेशों को हर हाल में मानना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्डर हॉल ही सजा तय करेगा। ये बात नए उपेल्डर मास्टर शिवेंद्र ने कही। 2 नेताओं की बात सुनकर सब हैरान थे। जाहिर है संप्रदाय को पता था कि वे दोनों मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती साथ काम कराने से तो बस हंगामा ही होता। इसका मतलब यह था कि पुराने गुट लगभग खत्म हो चुके थे। अब से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में बस 2 ही गुट होंगे, या तो राघव के साथ चलो या रजनीश के साथ। जिसे चुना है उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूं, सोच समझकर फैसला करना, शिवेंद्र ने कहा। हेवन फीमेल अलायंस सबसे पहले खुशी से चिल्लाई और ड्रैगन ब्लड लीजन की ओर भागी। शांभवी ने गुस्से से होंठ भींचे। तुम एहसान फरामोश लड़कियां हो। मैंने तुम सब के साथ कितना अच्छा सलूक किया। उसे तुम्हें बहकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और तुम खुद ही उसके पीछे भाग जाती हो। बड़ी बहन शांभवी, वे बस उत्साह में है। आप ही हमारी सबसे आदरणीय बड़ी बहन है। रंजिता ने उसे शांत किया। वो शांभवी के स्वभाव को जानती थी। वो बहुत जिद्दी थी और उसे पुरुष पसंद नहीं थे, भले ही वह राघव की तारीफ करती थी।
पर अपने सारे लोगों को तुरंत उसकी ओर भागते देख उसे गुस्सा आया और लगा जैसे सबने धोखा दे दिया है। रंजिता ने शांभवी को खींचकर राघव के पास लाई और उसे आंख मारी। राघव तुरंत इशारा समझ गया। शांभवी, अब हम भविष्य में फिर साथ साथ लड़ पाएंगे। अपनी परियों की सेना को काबू में रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई लोग इनके बहकावे में आकर भाग जाएं। राघव हंसा। अच्छा, अगर तुम में हिम्मत है तो किसी को बहका कर दिखाओ। शांभवी ने भौहें चढ़ाई, लेकिन राघव के शब्दों ने उसे बहुत राहत दी। उसका मतलब साफ था, हेवन फीमेल अलायंस ही रहेगी। ड्रैगन ब्लड लीजन उसे छेड़ेगा नहीं। हालांकि शांभवी को पता था कि राघव ऐसा आदमी नहीं है, पर उसे ये महसूस करना पसंद नहीं था कि शक्ति उसके हाथ से जा रही है। इसके अलावा पिछली हार के बाद वह थोड़ी संवेदनशील भी थी। वह डर रही थी कि कहीं दूसरे उसे कम न आंकने लगे। रंजिता लगातार उसे दिलासा और हौसला देती थी और बाकी शिष्य भी उसका खास ख्याल रखते थे। फिर भी उसे सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। मगर राघव की बातों ने, भले ही उनमें थोड़ी छेड़छाड़ थी, उसे सुकून दिया। बॉस, शांभवी भी आपको किसी को पटाने की कोशिश करने के लिए कह रही है। अपने भाइयों के लिए अपना हुनर क्यों नहीं दिखाते? अर्जुन हंसा। राघव चुप रह गया। ये मूर्ख सच में कभी नहीं सुधरेगा। पिछली बार उसने जो बातें कही थी सब भूल गया। आइया। अर्जुन की हंसी तब रुकी जब नेहा ने उसे एक लात मारी। 100 बार पिटने के बाद भी उसे अक्ल नहीं आई। क्या वह सुअर है? बस खाना याद रखता है, मार खाना नहीं। राघव ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। अर्जुन को दूर करके नेहा आगे बढ़ी और शांभवी का स्वागत किया। वे दोनों खास तौर पर करीब आ गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार नेहा ने शांभवी का बदला लेने की कोशिश में हार मान ली थी और इस एक काम ने शांभवी को उसके प्रति बहुत आभारी महसूस कराया। इसके अलावा उन दोनों का स्वभाव भी थोड़ा उग्र था, इसलिए वे आसानी से दोस्त बन गई। गणेश भी अपने 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्यों को साथ लेकर आया। राघव ने उसके कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। गणेश ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। कभी कभी एक काम ही सब कुछ कह देता था। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। जिसकी राघव को उम्मीद नहीं थी वो ये था कि हेगेमन हॉल, फ्लेम गेट और डिवाइन बीस्ट मैंशन के सदस्य भी उसके पक्ष में आए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। कृपया हमें स्वीकार करें। फ्लेम गेट के एक शिष्य ने उम्मीद से कहा। अच्छा, अगर ये बात किसी खूबसूरत हसीना ने कही होती तो मैं ज्यादा खुश होता। एक आदमी से सुनकर मुझे पिछली रात का खाना निकल आएगा। अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं है और नहीं तुम्हें मेरे लिए जान देने जैसी बात कहनी है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो मैं कैसा हूं, इसलिए बस सीधे चले आओ, राघव ने कहा। सभी अनायास ही हंस पड़े, लेकिन पुरुषों की हंसी थोड़ी अश्लील थी। राघव की सीधी सपाट बातें उन्हें और करीब ले आई। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव। वे शिष्य खुश थे कि राघव उन्हें स्वीकार कर रहा था, जबकि वे कभी दुश्मन हुआ करते थे। वे दुश्मन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके तीनों नेताओं ने उससे लड़ना चाहा था, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। सचिन के खिलाफ लड़ाई में राघव ने जो ताकत दिखाई थी उसने उन्हें पूरी तरह से उसका कायल बना दिया था। उन्हें लगा कि ऐसे निडर और दबंग इंसान का साथ देना सम्मान की बात होगी। भले ही वे मर जाएं, उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। यही तो महारथियों का आकर्षण होता है। खेती की दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनूठा आकर्षण रखती है। इसके अलावा राघव में महारथी होने का जरा भी अहंकार नहीं था। वो एक काम आदमी जैसा था। बस जब वो भड़कता था तभी उसकी दबंगई दिखती थी। उसे बस देखते ही लोगों का खून खौल उठता था। ये देखकर कि राघव ने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि मजाकिया लहजे में उन्हें अपना लिया, वे हैरान भी थे और आभारी भी। वे सब दौड़कर आ गए। अरे धक्का मत दो, क्या फायदा उठाना चाहते हो? मैं चेतावनी दे रहा हूं। पिटने के लिए तैयार रहना, अर्जुन चिल्लाया। वो व्यवस्था बनाए रखना चाहता था।
क्योंकि अब बहुत सारे लोग थे और कुछ तो इतने जोश में थे कि उसे हेवन फीमेल अलायंस की सुंदरियों की चिंता हुई। उसे खुद भी फायदा उठाने का मौका नहीं मिला था, तो वह दूसरों को क्यों देगा? राघव ने बिना किसी दुर्भावना के उन सभी को स्वीकार कर लिया। यह देखकर और भी ज्यादा शिष्य ड्रैगन ब्लड लीजन की तरफ भागे। ओ महान कमांडर राघव, इस बार इस बड़ी बहन को भी आपके हुक्म मानने होंगे। अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल मत करना, मनीषा ने छेड़ते हुए कहा, क्योंकि वह मुकेश और वरिष्ठ पीढ़ी के शिष्यों के साथ आई थी। मुकेश के चेहरे पर थोड़ी लाचारी दिखी, पर वह चुप रहा। राघव हंसा। अगर मैंने आपके खिलाफ अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल किया तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुकेश मुझे मार ही डालेंगे। मैं अभी कुछ साल और जीना चाहता हूं, इसलिए मुझे माफ करो। भले ही राघव अभी युवा था, पर उसके पास 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट थी और वह दूसरों की भावनाओं में बदलाव को तुरंत भांप लेता था। वह देख सकता था कि असल में मुकेश हमेशा से मनीषा को अपने दिल में रखता था, मगर वह थोड़ा शांत और कम बोलने वाला था और अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानता था। वो मनीषा ने मुकेश को हैरानी से देखा। मुकेश का चेहरा तुरंत असहज हो गया और उसने दूसरी तरफ देखा। मनीषा कुछ समझ गई लगती थी और वो हल्का सा मुस्कुराई। उसने और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे और शिष्य आते रहे। जब 15 मिनट पूरे हुए तो लगभग 80% नए शिष्य राघव के साथ थे और वरिष्ठ पीढ़ी के आधे से ज्यादा शिष्य भी उसी के साथ आ गए थे। वे सब राघव की भयानक क्षमता के कारण उसके पक्ष में आए थे। इससे रजनीश और देवदत्त के चेहरे उतर गए और रवि का चेहरा तो और भी ज्यादा गुस्से से भरा था। सालों की उसकी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गई। सारे शिष्य अंततः राघव के नियंत्रण में चले गए, जो कि एल्डर हॉल द्वारा उन्हें इतनी आसानी से छीन लेने जैसा था। जैसे कि यह सब उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ हो, शिवेंद्र ने घोषणा की, जाओ और रात भर आराम करो, कल सुबह तुम लोग निकलोगे। जैसे ही शिवेंद्र जाने लगा, रवि ने उसकी पीठ को देखा। आंखों में कड़वाहट लिए हुए वह भी वहां से चला गया।